नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है भाई करनाल। अंबाला आप पढ़ ही चुके हो। सेकंड है क्या? करनाल। करनाल, अब आप देखिए करनाल की लोकेशन क्या है। क्या लोकेशन है करनाल की? कहाँ है? उत्तर कहाँ है? अब ये जो क्षेत्र होता तो ही तो उत्तर कहते ना आप। तो ईस्ट में या वेस्ट में? ईस्ट। शुरुआती जिला है। चलिए। अस्तित्व 1 नवंबर 1966। किसका? करनाल। अब यहां लिखा हुआ है कि सीमावर्ती जो इसके जिले आते हैं वो सीमावर्ती यानी कि इसके निकट कौन कौन से जिले लगते हैं? इसके निकट जिले हैं कौन कौन से? तो इसके निकट जिले हैं सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद और पानीपत। सीमावर्ती एक स्टेट लगता है जी, कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो हरियाणा का ये जो क्षेत्र है और ये यमुनानगर से जैसे ही यमुना प्रवेश करती है तो ये बाउंड्री बना देती है फिर यूपी और हरियाणा के बीच। तो यमुनानगर यहां से लेकर और यहां नीचे तक अगर कोई भी राज्य है इनका सीमावर्ती राज्य है तो वो यूपी ही होगा। कौन होगा? यूपी। जैसे अगर हम बात करें कि अगर वो यहां की कैथल की बात करता तो कैथल पे सीमावर्ती पंजाब होता, तो ऐसे ही इसका सीमावर्ती राज्य कौन है? यूपी है। अब जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में एक तो क्षेत्रफल है जी गठन के समय, ठीक है, तो कितना है? 7,964 क्या किलोमीटर स्क्वायर है जी। यानी कि हिसार के बाद दूसरा बड़ा जिला था, आज नहीं है, उस समय दूसरा बड़ा जिला था। अब कई बार दिक्कत क्या हो जाती है कि हम याद करते हैं सिर्फ किसको? पहले बड़े को या सबसे छोटे को। पेपर वाला पूछ लेता है दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा। हालांकि इतने डेप्थ में तीसरे तक तो नहीं जाता मगर दूसरे तक पूछ लेता है। तो पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि गठन के समय हरियाणा का दूसरा बड़ा क्षेत्रफल में डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? तो करनाल था जी। कौन सा था? करनाल। और पहले नंबर पे था हिसार। पहले पे कौन था? आज पहले पे हो गया है सिरसा। कौन हो गया है? सिरसा। वर्तमान में 2520 किलोमीटर स्क्वायर है। अब आज ये जी 2011 की जनगणना पर 15 लाख से ज्यादा है। तो भाई मैंने 4 बताए थे, उनमें से ये एक है और ये आपसे पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यानी कि अब तक ये यहां तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं ये पहला क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे आराम से पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि इजीली जो रिपीटेड हो सकता है क्वेश्चन वो ये है कि जनसंख्या जो इसकी पॉपुलेशन है वो 15 लाख से क्या है? ज्यादा। तो करनाल आप याद करेंगे जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा। और किसके बेस्ड? 2011 की जनगणना के आधार पर। क्यों? क्योंकि लास्ट 2011 की हुई है, होनी 21 में थी, नहीं हो पाई, कोरोना के चलते रीजन दे रहे। अभी 26-27 में होगी, हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो सेंशु हो रही है, जनगणना जो हो रही है, उसके आधार पे जो आंकड़े आएंगे फिर आगे जो पेपरों में क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे उसके आधार पर। मगर जब तक नहीं रिकॉर्ड आता तब तक 11 के आधार पे आपसे पूछे जाएंगे। तो 11 के आधार पे आप बताएंगे 15 लाख से ज्यादा है। हरियाणा के 5 जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले, पहला कौन सा? फरीदाबाद, दूसरे पे हिसार, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो 15 लाख के करीब या उससे ऊपर हैं, जो 15 की श्रेणी में आते हैं। हालांकि मुख्यतः अगर आप देखा जाए यहां तक तो फरीदाबाद तो डेंसिटी पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे ज्यादा है और वैसे जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत ही कम है, 741 वर्ग किलोमीटर का ही क्षेत्र। और इतने कम क्षेत्र में इतने पॉपुलेशन एक बहुत बड़े मायने का काम करती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट तुम्हें याद हो, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी और करनाल। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हरियाणा में
15 लाख या उससे ज्यादा है। ठीक है, ये पांचों के पांचों याद होने चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका जो आपसे पूछा जाएगा। पहला आपने क्या पढ़ा कि गठन के समय हरियाणा में दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्र, तो किसका बताया? करनाल। ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा हिसार। आज ज्यादा किसका है? सिरसा। और कम अभी अब मैं बता ही रहा हूं फरीदाबाद। उस समय कम था जींद का, आज फरीदाबाद का। अब आ जाइए जी इसके पुराने नाम पर। पुराना नाम है कौन सा? कर्णाल्य। करनाल को पहले कर्णाल्य के नाम से जाना जाता था जी, ये इसका पुराना नाम है। और राजा कर्ण के द्वारा इसकी स्थापना हुई। कर्ण नगरी भी इसको कहा जाता है, और इसीलिए कर्ण राजा के द्वारा स्थापना हुई, इसे कर्णाल्य के नाम से जाना गया, जो आज का करनाल है। ठीक है, नामांकन कर्ण के नाम पर, स्थापना भी राजा कर्ण के द्वारा की गई, नामांकन भी कर्ण के नाम पर हुआ। और करनाल ही है जिसे आप तरावड़ी या त्राइन के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़े होंगे 2 युद्ध हुए हैं त्राइन के। हालांकि युद्ध तो त्राइन के हुए 3। ठीक है, त्राइन के युद्ध कितने हुए हैं? 3। पहला 1191, दूसरा 1100 और तीसरा 1215। ये जो तीसरा 1215 में पढ़ेंगे, ये हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में, जिसमें यल्दोज हार गया था और उसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। तो त्राइन के 3 युद्ध हुए हैं। त्राइन आज का करनाल है, प्राचीन समय का कर्णाल्य, जो राजा कर्ण के नाम पर ही इसका नाम पड़ा और उन्हीं ने इसे स्थापित किया। और राजा कर्ण जो महाभारत कालीन, अगर महाभारत कालीन इसके एविडेंसेस के बेस पे देखा जाए तो सबसे बड़ा दानी कहा जाता है जी। कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना जाता है। कर्ण जो कि कुंती का श्रेष्ठ पुत्र था, अविवाहित कुंती का, सूर्य भगवान का अंश था, इसलिए इसे सूर्य पुत्र कर्ण भी कह देते हैं जी। इसी के नाम पे नाम पड़ा, इसी ने स्थापना की कर्णाल्य के नाम से। करनाल को और क्या क्या कहेंगे देखिए। धान का कटोरा, वैसे तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? भारत का, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, मगर कहेंगे किसको? छत्तीसगढ़। किसे कहेंगे? छत्तीसगढ़। एक क्वेश्चन हम तीज और बूढ़ी तीज पढ़ रहे थे ना, वो गुरुग्राम में तीज है, वो थोड़ा प्रिंट में मिस प्रिंट था वो, और उसी वजह से तो बूढ़ी तीज का मेला अगर आएगा तो गुरुग्राम कहाँ आएगा, और खाली तीज आएगा तो अंबाड़ा। उसको पॉइंट आउट कर लेना, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी सी वो थी, बाद में वो थोड़ा सा इस साइड अटैच था वो। ठीक है, तो बूढ़ी तीज आएगा तो गुरुग्राम, और तीज आएगा तो अंबाड़ा। ठीक है, वो मैंने कल देखा इसलिए बता रहा हूं, ध्यान आ गया अभी। एग्रो हब ओ हरियाणा, यानी कि एग्रो किससे? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर का हब कहा जाता है हरियाणा का, किसे? करनाल। वैसे तो एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर वगैरह की बात करें तो वो तो फरीदाबाद में, मगर एग्रो और जो चीजें हैं, जो उपकरण हैं, वो करनाल में बनाए जाते हैं, इसलिए एग्रो हब किसे कहा जाता है? हरियाणा का, करनाल को कहते हैं। प्राचीन शहर यानी कि जो ओल्डेस्ट जो सिटी है, वो नाम ही है इसका कि हरियाणा का प्राचीन शहर किसे कहते हैं? तो करनाल को कहते हैं, क्योंकि महाभारत काल का है जी, महाभारत काल का है, कर्ण के द्वारा स्थापित है। फिर है जी पेरिस ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है? पेरिस ऑफ हरियाणा का पेरिस कहते हैं जी करनाल को। सुनियोजित तरीके से बसाया गया प्रथम शहर, यह पेपर में आपसे पूछा गया था जी। हरियाणा के उस शहर को बताइए, या हरियाणा का पहला शहर जो सुनियोजित तरीके से बसाया गया, जिसको व्यवस्थित रूप से बसाया गया था, अच्छे ढंग से बसाया गया था, वो करनाल है। ठीक है, तो पेरिस ऑफ हरियाणा पूछे, सुनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर पूछे, ओल्ड सिटी पूछे, धान का कटोरा पूछे, इन सब का आंसर क्या होगा? करनाल होगा। ये इसके उपनाम हैं जी। अब यहां नोट लिख रखा है, अंग्रेजों ने करनाल पर अधिकार किया कब? 1805 में, और इसे
सुनियोजित तरीके से बसाया। अभी हमने पढ़ा था कि हरियाणा का पहला शहर जिसे सुनियोजित तरीके से बसाया तो किसने बसाया? अंग्रेजों ने। किसने बसाया? अंग्रेजों ने। और कब कब्जा किया इस पर? 1800। अब देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी कि 1803 में अंग्रेजों ने हरियाणा के कुछ हिस्से पर पहली बार कब्जा किया। कब किया? 1803 में। और पूरे हरियाणा पर कब्जा किया था 1809 1810 में। पूरे हरियाणा पर कब्जा हुआ था 9-10 में, मगर हरियाणा के कुछ हिस्से पर कब्जा हुआ था 1803 में। तो 3 में जो कब्जा हुआ था, बाद में अंग्रेज जो है आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करने लगे। तो 1805 में नंबर आया करनाल का, और करनाल को इन्होंने फिर अपने तरीके से बसाने का काम किया जी। ये यूपी सबसे पहले तो 1803 से पहले दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली का अधीन रहा। फिर 1933 में आ गया यूपी के अधीन, यानी कि 1809-10 में सबसे पहले ये दिल्ली का मतलब ये है ये मुगलों के अधीन था, ठीक है। मुगलों के अधीन के बाद आ गया ये किसके पास? अंग्रेजों के पास। 1803 में कुछ हिस्सा और 9-10 में पूर्ण कब्जा हो गया किसका? अंग्रेजों का। फिर अंग्रेजों के अधिकार में रहते हुए ये हिस्सा रहा है किसका? नहीं, ये संयुक्त प्रांत तो बना है 33 में, 1833 में। ये दिल्ली का हिस्सा रहा कब तक? 1833 तक। 1833 में ये कानपुर जो यूपी का है पश्चिमी प्रांत, उसका हिस्सा बनाया गया। फिर 1858 में इसे पंजाब का हिस्सा बना दिया, और 1 नवंबर 1966 को ये आजाद हो गया, ठीक है। यानी कि सबसे शुरुआत में था दिल्ली का, मुगलों का भाग, फिर हुआ अंग्रेजों का दिल्ली भाग, फिर हुआ यूपी का भाग, और फिर हुआ पंजाब का, और फिर स्वतंत्र राज्य बन गया। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कितनी है? 5 विधानसभा है जी। 5 विधानसभा देखिए कौन कौन सी। करनाल खुद एक विधानसभा, करनाल खुद एक विधान। जैसे कल अंबाड़ा आपने पढ़ा, तो अंबाड़ा में आपने विधानसभाएं 4 पढ़ी। पहली अंबाड़ा कैंट, अंबाड़ा सिटी, नारायणगढ़ और मुलाना चौधरी, जो रिजर्व सीट थी मुलाना चौधरी आपने पढ़ी। तो वैसे ही वहां तो अंबाड़ा कैंट और सिटी के नाम से खुद जिले के नाम से सीट थी, यहां करनाल के नाम से खुद सीट होगी विधानसभा। दूसरी है जी असंध, दूसरी क्या है? तीसरी है इंद्री, चौथी है गरोंडा, और 5वीं है नीलो। अब 5 में सबसे इंपॉर्टेंट है नीलो खेड़ी। क्यों? क्योंकि रिजर्व है, आरक्षित है। कैसी है? आरक्षित है, रिजर्व है। तो अब तक आरक्षित सीटें तुमने 2 पढ़ी हैं। हाँ, अंबाड़ा की कौन सी पढ़ी है? मुलाना चौधरी। और अब इसकी पढ़ रहे हो कौन सी? नीलो खेड़ी। अभी सबसे आसान अगर विधानसभा की सीटें याद करनी है वो करनाल की है। क्यों है? क्योंकि जैसे ही नाम बोलोगे ऑटोमेटिकली आपको पता है वो करनाल है। भाई गरोंडा को, इंद्री को, नीलो खेड़ी को, करनाल को, असंध को, ये नाम लेते ही पता चलते हैं, क्योंकि आसान है याद करने में। जो सीटें हैं उनके नाम आसान है कि याद कहते ही नाम आएगा कि कहाँ की है? करनाल की है, ठीक है। नोट पढ़ी है जी। हाँ, क्या है? करनाल में विधानसभा और तहसील 5 हैं जी। यानी कि जो विधानसभा है और जो तहसील है वो 5 ही हैं, ठीक है। सिमिलर हैं जी दोनों। क्या हैं? सेम हैं जी। विधानसभा और तहसील कितनी है तो आपसे पूछेगा तो कितनी है भाई? 5 हैं जी। यानी कि जो असंध पढ़ा, इंद्री पढ़ा, गरोंडा पढ़ा, नीलो खेड़ी पढ़ा, करनाल पढ़ा, ये विधानसभा सीटें भी हैं और ये तहसील भी हैं। 5 विधानसभा सीटें, 5 तहसील भी हैं। यानी कि तहसील में तुम्हें कुछ अलग से याद नहीं करना है। उप तहसील हैं जी 3, तीनों अलग नाम हैं। पहला है निगद, निसिंग और बल्ला। ये 3 उप तहसील हैं जी। और जब डेप्थ का क्वेश्चन पूछता है तब उप तहसील पूछेगा, वरना तहसील तक पूछ के रह जाता है पेपर वाला। मगर आपको याद करनी पड़ेंगी तीनों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में देखिए जी क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले चिकित्सा उपकरण। कल अंबाड़ा में हमने पढ़ा था कि अंबाड़ा में वैज्ञानिक उपकरण पढ़ा था।
आज करनाल में पढ़ेंगे चिकित्सा उपकरण, जो मेडिकल के अंदर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं, जो औजार यूज होते हैं, वो यहां बनाए जाते हैं जी। कृषि उपकरण अभी पढ़ चुके हैं, एग्रो अब कहा जाता है, हरियाणा का इसे। लिबर्टी जूता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये आपसे पूछ लेता है कि भाई लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ है, तो करनाल में है जी। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पे भाई, करनाल में। चावल उद्योग है जी, और चावल की भी मैं आपको ये बताई गई है चीज, दुनार मिल और इंडिया गेट नामक प्रसिद्ध ब्रांड, दो ब्रांड है जी करनाल में, एक तो दुनार और दूसरी इंडिया गेट नामक प्रसिद्ध ब्रांड है। और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो बासमती चावल है वो हरियाणा में ही पाया जाता है, और हरियाणा में कहा, करनाल, और करनाल में भी कहा, तरावड़ी। तो आपसे कोई ये कह दे कि भाई हरियाणा में सबसे अच्छी किस्म का चावल, चावल का कटोरा तो करनाल है ही है, अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी का चावल भी यही मिलता है, जिसको क्या कहोगे, कहां मिलता है, तरावड़ी। बासमती चावल, सुगंधित चावल, तरावड़ी। और दो मेन मिलें हैं जिसके बेस पे इसे धान का कटोरा कहते हैं, पहली का नाम है दुन्नार मिल और दूसरी का इंडिया गेट। अब आप चावल खरीदने जाते हो तो बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया गेट चावल, ठीक है। वनस्पति उद्योग, वनस्पति घी सुना है अपने, वनस्पतियों के द्वारा वनस्पति घी का निर्माण होता है, तो वनस्पति उद्योग भी कहां पे है, तो करनाल में। तो करनाल के जो सबसे मेन उद्योग है वो एक तो लिबर्टी जूता है, ये आपको याद हो। चिकित्सा उपकरण ये यहां बनते हैं, ये आपको याद हो। यहां चावल की दुनार और इंडिया गेट मुख्य मिल हैं, और जो तरावड़ी है वो फेमस है किस चीज के लिए, तो तरावड़ी है अच्छी किस्म के चावल के लिए। और लास्ट में आपको याद रखना है कि यहां वनस्पति उद्योग है, ठीक है। उद्योग हो जाएंगे, चलिए आगे देखिए मंदिर। तो भाई मंदिर हमने कल भी आपको बताया था, मंदिर वैसे तो मिलेंगे आपको 8, 10, 15, 20, 25, 30, मगर आप मंदिर मेनली जो बिल्कुल मेन मंदिर है वो पढ़ रहे हैं। तो मेन मंदिर में सबसे पहले भाई सीता माई का मंदिर आया है, भाई पेपर में पूछा है आपसे कि सीता माई का मंदिर कहाँ है, तो सीता माई गांव ही है जी, लडवान में। ये क्या मान्यता है कि लडवान जो है इसी क्षेत्र में राम जी के द्वारा जब त्याग किया गया था सीता माता का, तो लक्ष्मण को आज्ञा दी गई कि वे जाओ इसको छोड़ के आओ वन में। तो ये माना जाता है कि जो लडवान करनाल का जो क्षेत्र है, इन्हीं जंगलों के अंदर सीता माता को छोड़ा गया था जी। और इसी की मान्यता के आधार पर सीता माई मंदिर बनवाया गया है, इसी लडवान के पास जो सीता माई गांव है वहां, ठीक है। तो पेपर में यह भी पूछ सकता है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में माता सीता को वनवास के दौरान या त्याग देने के बाद माता सीता यहाँ पहली बार आई थी, या कहाँ छोड़ा गया था, तो आप बताएंगे कहाँ, लडवान क्षेत्र में। गांव पूछेगा किस गांव के, सीता माई गांव के निकट, और यही इनका मंदिर है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राचीन महाभारत जो आपकी रामायण कालीन जो अवधारणाएं हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी माता बाला सुंदरी मंदिर, बड़ा गांव। एवरेज क्वेश्चन है जो किताबी क्वेश्चन होता है उस तौर पे। अब माता बाला सुंदरी मंदिर याद करेंगे, बड़ा गांव करनाल में। देवी का मेला, अब जो देवी का मेला है वो कई जगह मिलेगा आपको, मगर देवी का मेला हमेशा कभी डिस्ट्रिक्ट के आधार पे नहीं आता, वो आता है उसके गांव। तो पठेड़ा, क्या नाम है, पटेड़ा गांव है, वहां है जो कि करनाल का है। गोगा पीर का मेला, ये सेकंड इंपोर्टेंट मेला है जी, पूछा गया बार बार। खेड़ा गांव है जी करनाल का, वहां है गोगा पीर का मेला। उसके बाद है भाई पांडु का, तीसरा इंपोर्टेंट मेला है जी पांडु का मेला। पपाना गांव है जी असंध के पास, और इसका आयोजन हर महीने किया जाता है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मासिक मेला, भाई कोई तो 6 महीने का मेला हो, कोई 3 महीने का हो, कोई 1 साल का हो। ये कैसा मेला है, ये मासिक मेला हर महीने भरता है जी। बाबा सिमरन दास आया है भाई पेपर में, बाबा सिमरन दास का मेला है भाई इंद्री। इंद्री के नाम से क्या आती है, विस्की भी आती है जो बनती है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है हरियाणा का, ठीक है, वाइन के अंदर। तो बाबा सिमरन दास का जो मेला है वो इंद्री में है जी।
पारासर एक बार पूछा गया है जी, पारासर का मेला, तो पारासर का मेला कहाँ है? तरावड़ी, तरावड़ी करनाल में है जी। ये है जी अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने मेले पे आपने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया है उनमें सबसे इंपोर्टेंट छड़ियों का मेला जी। किसका मेला? छड़ियों का मेला, बहुत बार आया है जी। छड़ियों का मेला कहाँ है? हमेशा याद रखा, अमूपुर गांव। छड़ियों का मेला कहाँ है? अमूपुर गांव में। अगर आपसे कोई कह दे कि मेलों का गांव किसे कहते हैं, तो मेलों का गांव कहते हैं जी सालवन गांव को। हरियाणा में सर्वाधिक मेले लगते हैं जी। यहां एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला कि भाई सर्वाधिक हरियाणा में मेले कहां लगते हैं? सालवन गांव, समझ में आ गई बात। जिला पूछे तो करनाल में सर्वाधिक मेले लगते हैं। फिर पूछ ले भाई मेलों का गांव किसे कहते हैं, तो सालवन गांव को। किसे कहते हैं? सालवन गांव को। तो भाई सबसे ज्यादा मेलों वाला जिला करनाल, गांव सालवन, मेलों का गांव सालवन गांव। क्लियर है? तो जितने मेले तुम यहां देख रहे हो, 1-2 मेले छोड़ सकते हो, जैसे माता बाला सुंदरी ये किताबी मेला, देवी का मेला किताबी है, बाकी सारे के सारे मेले जो है वो इंपोर्टेंट है। और मेलों का गांव कहा ही गया, या सबसे ज्यादा मेले लगते ही हैं, इसलिए मेलों से हमेशा यहां से क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे मेले जो हर महीने लगते हैं, या सबसे ज्यादा मेले हैं, इसलिए जिस जिले में जिस चीज की विशेषता होती है वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो कितनी बार छड़ियों का मेले का क्वेश्चन आ लिया, पारासर मेला आ लिया है जी, हाँ। तो कितनी बार आ चुका मेलों का गांव, आ चुका सालवन। तो कहने का मतलब है मेले यहां सबसे इंपोर्टेंट रखेंगे जी करनाल के अंदर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें, एजुकेशन में हम बात करें, तो यहां सबसे पहले है दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और कुटेल गांव है जी करनाल का, इस कुटेल गांव में है, और ये फिलहाल निर्माणाधीन है, बनी नहीं है पूरी। ठीक है, हालांकि बन रही है, मगर आप याद करेंगे क्यों? क्योंकि काफी समय पहले घोषणा हुई थी और काम शुरू हो रखा है। तो आपसे पूछ ले दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आप बताएंगे कुटेल गांव करनाल का, और निर्माणाधीन है, यानी कि लगभग बनने के नजदीक है जी। अगला है जी, नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था, यहाँ आए नहीं, ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था। आपसे पेपर में पूछ ले दीनदयाल जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन किसने किया, तो आप किसे बताएंगे? मोदी ने। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, एक बार नहीं जी बार बार पेपर में आया ये क्वेश्चन। अंजन थली गांव, पहला जब ये पूछा गया था तो सबसे पहले ऑप्शन में यही था कि जो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है वो कहां है, तो करनाल ऑप्शन में नहीं था, अंजन स्थली गांव उसके अंदर है जी। 2016 में इसे बनाया गया, और माता अंजनी की स्थली से माना जाता है। माता अंजनी कौन? हनुमान जी की माता। भाई कैथल मानते हैं हनुमान जी की जन्मभूमि, मगर हनुमान जी की जो माता श्री है अंजना की जन्मभूमि माना जाता है किसे? अंजन सतली को। किसे माना जाता है? अंजन सतली को माना जाता है, जहां आज महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी विद्यमान। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है जी कहां? करनाल। सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल खुला था जी, हरियाणा का पहला या भारत का भी पहला, भारत का भी पहला सैनिक स्कूल था जी कुंजपुरा करनाल के अंदर। कहां खुला था? कुंजपुरा करनाल। कब खुला था? 1961 में। ईयर भी पूछा गया है पेपर में, कहां खुला था ये भी पूछा गया है। तो कुंजपुरा करनाल के अंदर पहला खुला था क्या? सैनिक स्कूल 1961 में, 1961 में। जवाहर नवोदय की अगर बात करें तो सांगा गांव में है जी करनाल का। जवाहर नवोदय कहां है? सांगा गांव में। पिछले का जवाहर नवोदय कहां पड़ा था? अंबाड़ा का कुलान गांव। कहां? कौन सा गांव? कुलान। और करनाल का कहां है? सांगा गांव। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहां है? गरोंडा। कब? 2011 में स्थापित हुआ जी,
और सहयोगी देश कौन सा है? इजराइल। इसको तो हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को पहले भी, ठीक है, ट्रेडिशनल में पढ़ चुके हैं कि इजराइल के सहयोग से पहला जो एग्रीकल्चर के ऊपर मॉडल बना वो कहाँ बना पूरे देश का? वो पूरे देश का करनाल में बना। और जो क्यों बनाया गया? सब्जियों के अंदर उत्कृष्टता लाने के लिए बनाया गया। तो आप याद रखिए जी, 2011 में बना, इजराइल के सहयोग से बना, जिसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। क्लियर? यानी कि सब्जियों के लिए। अगला है जी एनसीसी एकेडमी। कहाँ है? तो आप बताएंगे एनसीसी एकेडमी है अराईपुर गांव है जी, गरोंडा के पास। यहां पे 2016 में पहली बार इसे खोलने का काम किया गया जी। तो आपसे एनसीसी एकेडमी, नेशनल कैडेट कोर एकेडमी, जिसकी स्थापना, अगर आप ये कहें कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई थी जी। नेशनल कैडेट कोर बनी थी 1948 में, और इसी की तर्ज पर हरियाणा के अंदर इसे ओपन किया गया। इस एनसीसी को कब किया गया? 2016 में। गरोंडा के पास एक गांव है, एक जगह है अराईपुर। कौन सी जगह है? अराईपुर। माता प्रकाश कौर मुक बधिर आवासीय विद्यालय, एक बार नहीं जी, बहुत बार पूछा गया। माता, ये हर जिले में नहीं है, आपके रोहतक में भी अपर्णा, आपके रोहतक में अपर्णा है। जो गूंगे बहरे मूक हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल है, ठीक है ना, अपर्णा है आपके रोहतक में। वैसे ही माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय जो एक सेंटर खोला, एक स्कूल, एक विद्यालय खोला गया, एक संस्था खोली गई है जिनमें इनको शिक्षा दी जाती है जी। जो बुद्धि से थोड़े से या बोल नहीं सकते, जो बहरे हैं, जो एक प्रकार से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए हर जिले में नहीं मगर कुछ जिलों में सेंटर खोले गए, ठीक है। तो यहां कौन कौन से हैं? यहां है जी मूक और बधिर के लिए, मूक जो बोल नहीं सकते और बधिर जो सुन नहीं सकते, गूंगे और बहरे के लिए माता प्रकाश कौर कहां पे? करनाल में। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे उचाणी उद्यान पार्क, आप जानते हो, उसका प्रशिक्षण केंद्र है जी यहाँ पे। गन्ना प्रजनन केंद्र इंपोर्टेंट है जी, पूछ लेता है आपसे इस क्वेश्चन को, एक दो बार पूछा है आपसे। करनाल में अंग्रेजों के द्वारा 1932 में हरियाणा में जो गन्ना है वो सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है जी। अगर तुमसे पूछ ले हरियाणा में गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? यमुनानगर, जिसे तुम पेपर सिटी कहते हो, उसी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। मगर गन्ना प्रजनन केंद्र वो यमुनानगर में ना होकर करनाल में है जी। कहां है? करनाल। और करनाल में अंग्रेजों ने 1932 में इसे स्थापित किया था जी। आपसे पेपर में पूछ ले कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहां है, आप बताएंगे करनाल। फिर आपसे पूछ ले जी करनाल में गन्ना प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया, तो 1932 में, 1932 में अंग्रेजों ने किया था जी। किसने किया था? अंग्रेजों ने। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। चलिए जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट है सेंटर साइन सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी, जिसे आप कहेंगे केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, CSSRI। एक बार नहीं, बार बार आया है और शुरुआत के पेपरों से आता रहा है पेपरों में क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आपसे पूछे कि केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है या कब स्थापित हुआ, तो आप याद रखना पहले इसकी स्थापना हुई थी हिसार में, मगर बाद में इसे कहाँ स्थापित कर दिया, तो आज ये करनाल में है। स्थापना कब हुई? 1969। तो पेपर में ये बात भी पूछ सकता है केंद्रीय लवणता अनुसंधान जो केंद्र है वो हरियाणा में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, आप कहोगे हिसार। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप कहोगे जी करनाल। कब स्थापित हुआ? 1969। DWR डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च, यानी कि गेहूं शोध निदेशालय
करनाल के अंदर 4-5 चीजें ऐसी हैं जो हर बार ये उम्मीद रहती है कि पेपर में पूछे ही पूछेगा, हर बार उम्मीद रहती है। जैसे गेहूं शोध संस्थान या गेहूं रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी करनाल में है, और कब बना था? 1978 में। कब बना? 1978 में बना था जी। पोल्ट्री प्रशिक्षण फार्म कहां है? तो करनाल में है, मगर करनाल में भी 2 ब्रांच है इसकी, एक नीलो खेड़ी में है और एक करनाल में, यानी कि शहर में है और एक नीलो खेड़ी के अंदर है। ठीक है, तो आपसे पोल्ट्री प्रशिक्षण फार्म की पूछे तो वो 2 हैं जी। कहाँ? करनाल में, एक नीलो खेड़ी में और एक करनाल में। यहाँ 21 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, और मैंने जो 21 दिन लिखवाए ये पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। अब आप सोच लो लेवल हरियाणा जीके का क्या है। ये पेपर में पूछा गया था तभी ये जोड़ा है मैंने, ये क्वेश्चन बन गया, वरना पहले क्वेश्चन नहीं बना था। ये पेपर में पूछा गया कि पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र जो कि नीलो खेड़ी और करनाल में कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए 21 दिन की दी जाती है। कितने दिन की? 21 दिन की। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहां है? ये भी पेपर में बार बार पूछा है। मैंने क्या कहा? 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो ऐसे अनुसंधानों के, ऐसे प्रजनन केंद्रों के, ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों के बनते हैं जो हर पेपर में ये उम्मीद रहती है कि पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ ले राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में है जी, 1985 में बना। कब बना? 1985। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में कहां स्थापित हुआ? नीलो खेड़ी। तो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के बारे में पूछेगा तो नीलो खेड़ी बताओगे। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब आप बताइए कितनी बार ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है? बार बार पूछ चुका है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, NDRI कहाँ है? तो कहाँ है? करनाल में है। पहले इसकी स्थापना 1923 में अंग्रेजों ने बेंगलुरु में की थी। तो पेपर में यह भी पूछ सकता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आज करनाल में है वो सबसे पहले कहां स्थापित हुआ था? बेंगलुरु। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या हरियाणा का? नहीं, ये पूरे देश का है। जब राष्ट्रीय ही लग गया, अगर केवल हरियाणा का होता तो ये मिलता तुम्हें राजकीय, अब राष्ट्रीय लग गया तो पूरे देश का ही। तो पूरे देश का डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछेगा तो वो कौन है? वो करनाल है, जो कब स्थापित हुआ था? 1923 में। कहाँ? बेंगलुरु। और स्थापना के समय इसका नाम था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री ऑफ डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस समय इसका ये नाम था जी। मगर 1936 में इसका नाम बदल के कर दिया इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया जी। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम कर दिया NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आजादी के बाद। और 1955 में बेंगलुरु से करनाल इसे क्या कर दिया? स्थापित। तो आप तो करनाल का NDRI कब का मानोगे? 1955 का। अंग्रेजों ने भले ही 1923 में इसे बेंगलोर में स्थापित किया, मगर आपके काम की चीज क्या? आप कब का मानोगे? 1955 का मानेंगे जी। ठीक है। 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया इसे। अब आप देखते हो जहां पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो इंस्टीट्यूट तो है ही, मगर कैसा है ये? डीम्ड, यानी कि ये अपनी ब्रांच नहीं खोल सकता, ये अपने ही परिसर में अपनी क्लास करा सकता है, बस वहीं बच्चों को पढ़ा सकता है, वहीं सिखा सकता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो आपसे पूछ ले NDRI क्या है? यूनिवर्सिटी तो है, मगर कैसी? डीम्ड यूनिवर्सिटी। हरियाणा में फिर बता दिया मैंने कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है? 9। हरियाणा की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी है जी, कौन सी? NDRI। ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। टोटल तो 9 हैं, एक अंबाला में भी पढ़ी महर्षि मार्कंडेश्वर हमने, मगर हरियाणा की पहली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? NDRI है। कौन सी है? NDRI। 1990 में IVF तकनीक का इस्तेमाल करके भैंस तैयार की गई जी, जिसका नाम था प्राथम। बिना
यानी कि कृत्रिम गर्भाशय का निर्माण किया गया, परखनली गर्भाशय का निर्माण किया गया और पहली भैंस के बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था क्या, प्राथम। भैंस तैयार हुई, क्लोन तैयार हुआ पहले, क्लोन का नाम प्राथम, जो आगे जाके भैंस के रूप में तैयार हुई। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, एनडीआरआई में पहला तैयार भैंस का क्लोन कौन सा किया गया, नाम क्या था, प्राथम नाम था जी। क्या नाम था, प्राथम। विश्व का प्रथम भैंस के क्लोन की अगर आप बात करो तो जो एनडीआरआई है उसने एफएसएल जो फोरेंसिक साइंस लैब है उसके अंदर इसको क्या किया था, स्थापित करने का काम किया था जी। और एफएसएल की अगर आप बात करें तो वो रोहतक में है जी, ठीक है, और 1973 में स्थापित हुई थी जी। कहाँ है, रोहतक में 1973 में स्थापित हुई थी। और पूरे वर्ल्ड में भी सबसे पहली बार किसने तैयार किया था, एनडीआरआई ने। यानी कि एनडीआरआई से पहले वर्ल्ड में किसी ने भैंस का, बफेलो का क्लोन जो है वो तैयार नहीं किया था। ये केवल हरियाणा में नहीं, ये केवल भारत में नहीं, पूरे देश में पहला क्लोन था। तो विश्व के पहले क्लोन का नाम ही प्राथम है जी। क्या नाम है, प्राथम। एफएसएल की अगर बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो एनडीआरआई का मिलता जुलता याद कर लेते हैं, एफएसएल फोरेंसिक साइंस लैब वो रोहतक में है जी, करनाल में नहीं है। कहाँ है वो, रोहतक में। तो रोहतक में स्थापित हुई थी। और 1976 में इसे रोहतक से कहां स्थापित किया गया, मधुबन। मधुबन कहां है, करनाल। स्थापना कहां हुई थी और स्थापित कहां किया गया दोबारा, मधुबन। ये एक बहुत जिम्मेवारी या एक बहुत बड़े स्तर का काम था जी, क्योंकि फोरेंसिक जो लैब है वही अपराधियों को पकड़ने में या जांच करने में अगर उसी में त्रुटि होगी या वो अच्छी नहीं होगी तो जो कानून व्यवस्था है वो भी अच्छी नहीं होगी। तो एफएसएल जो है वो स्थापित तो भले ही रोहतक में हुई, मगर वो ट्रांसफर कर दी गई 3 साल के बाद कहां, मधुबन। कहां कर दी गई, तो एफएसएल भी आज कहां है, मगर स्थापित कहां हुई थी, रोहतक। ये आपको याद होना चाहिए, स्थापित रोहतक हुई थी। वर्तमान में कहां है, तो कहां है, तो कहां बताएंगे भाई, मधुबन। अब आ जाइए जी पर्यटक स्थलों पर। पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो सबसे पहले छावनी चर्च टावर है। वैसे तो छावनी के बारे में आपने कौन सा पढ़ा था, अंबाड़ा पढ़ा था छावनी के बारे में फिलहाल, पहले तो सबसे पहले तो आपने, ठीक है। दूसरा है जी सेंट जेम्स चर्च, जो स्थापित हुआ था 1806 में। कौन सा है, सेंट जेम्स चर्च कब स्थापित हुआ, 1806 में। 5 पीरों की मजार पूछा है जी आपसे। ये दोनों ऊपर वाले किताबी क्वेश्चन है, मगर 5 पीरों की मजार आपसे पूछा है, जो कहां है, मधुबन में। शाह आलम नूर मोहम्मद, या इसे आप कह सकते हैं नूरी दरगाह। ये इंपॉर्टेंट है जी, और याद रखना नेवल गांव का नाम भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। शाह आलम नूर मोहम्मद ऐसे भी करके क्वेश्चन आया है, नूरी दरगाह ऐसे भी करके क्वेश्चन आया है। दोनों तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा है। नेवल गांव आप याद रखना, जो कहां का है, करनाल का है। मीरा साहब का मकबरा पूछ सकता है जी, पूछा नहीं है इतना, कोई ज्यादा ये नहीं है कि पूछा गया हो, पूछ सकता है मीरा साहब का मकबरा कहां है, तो कहां है, करनाल। बू वाली कलंदर की दरगाह एक बार नहीं जी, बार बार आई है, गरोंडा में। बू अली कलंदर की दरगाह कहां है, गरोंडा में है जी, गरोंडा करनाल में। मामा भाणजे की सराय पूछी है जी बार बार, तो मामा भाणजे की सराय भी कहां है, करनाल। कहां, गरोंडा। अगर मामा भाणजे का मकबरा है तो ये याद रखना, अगर मामा भाणजे की सराय तो आ रही है तो आएगा, मगर मामा भाणजे का मकबरा पूछ लेगा तो सोनीपत। बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए। कोहाड़ कोस मीनार कोहाड़ी गांव है जी, और शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछ सकता है। कोहाड़, अगर कोहाड़ कोस मीनार भारत में किसने बनवानी शुरू की, शेरशाह सूरी। क्या होता था कि एक कोस पर एक मीनार होती थी, जो क्या बताती थी कि आपने कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है।
तो इसने ऐसी कई कोसों मीनारों का निर्माण कराया था कि इस पे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड पर, जो कि भारत का आज भी सबसे लंबा रोड है 2400 किलोमीटर का, ठीक है। शेरशाह सूरी के अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो शेरशाह सूरी का जो मेनली शासक का टाइम पीरियड तो ये मान के चलिए 12 इसमें ये था हुमायूं के समय, ठीक है। तो हुमायूं का क्या टकराव इसके साथ हुआ था, जो एग्जैक्टली शासन जो इसका रहा वो रहा था जी आपका 40 से 45, ठीक है। वैसे 39 में भी युद्ध लड़ा था इसने, मगर 40 में भी बिलग्राम कन्नौज का युद्ध लड़ा था जी, ठीक है। और एक युद्ध को आप कहते हो क्या, चौसा का युद्ध। 39 में चौसा का, 40 में बिलग्राम या कन्नौज का। और कौन सा 40? 1540, ठीक है। 45 में कलिंजर के किले में उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र था, उसका ये परीक्षण करा रहा था। तो जैसे ही वो अस्त्र छोड़ा गया तो दीवार से टकरा के वो इसके पास आके फट गया, उससे फटने से इसकी मृत्यु होगी। तो इसका टाइम पीरियड अगर रूलिंग पीरियड तो देखोगे तो 40 से 45। वैसे जीवनी अगर देखोगे तो जीवनी बहुत पहले की है जी, ठीक है। जीवनी से पहले सबसे पहले बिहार का राजा बना था, ठीक है। बिहार के राजा के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसने युद्ध कम लड़े हैं, लव स्टोरियां ज्यादा बनाई है, ठीक है। यानी कि जो राजा की एक लड़की होती थी, लड़का नहीं होता था, ये उसे अपने प्रेम जाल में फंसाता, शादी करता, बाद में पिता की हत्या कर देता और उस राज्य को अपने अंदर मिला लेता था। वो इतिहास का एक ऐसा शासक वो शेरशाह सूरी कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे हिस्ट्री में जब इसकी बात होगी। कर्ण झील, कर्ण झील या ओएसिस पर्यटन ये उचाना में है जी। कर्ण झील पूछे या कर्ण झील की जगह आपसे ओएसिस पर्यटन, क्योंकि कर्ण झील पर ही एक पर्यटक स्थल डेवलप किया गया जिसे कहते हैं ओएसिस पर्यटक स्थल। ये कहाँ है? उचाना, उचाना करनाल। क्लियर है? एक उचाना कहाँ पढ़ते हो? वो तो कला है, वो तो कला है, उचाना कला है, खाली उचाना। 1972 में इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जी। तो पेपर में पूछा कर्ण झील कि यहां एक ओएसिस पर्यटक स्थल है, इसे पर्यटक स्थल कब घोषित किया, या कर्ण झील को पर्यटक स्थल कब घोषित किया? 1972 में। कब किया? 1972। तो 1972 में इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जी, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। यहां तक देखो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, हो जाएगा क्लियर? चलिए जी।